हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके के वीडियो को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जो आपके 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है एसएससीडी कांस्टेबल का, जो आपका 10 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। तो इसका स्टैटिक जीके हम देखेंगे। देखिए, बहुत सारे प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से पूछे हैं एसएससीडी कांस्टेबल में, और मेरे कई इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शूट किया हूं जिसमें आपको 13 तारीख के जो प्रमुख जीएस के पेपर में आपके पूछे हुए प्रश्न हैं उनको मैं बताया हूं। और आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्नों को देखेंगे आज के। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। विकल्प है कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। एकदम समझ लीजिए कि 10 तारीख से 13 तारीख के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें से लगभग मैं जितने क्वेश्चंस बताया हूँ उसमें से 60% तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छपे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा थोड़ा सा आप। इसका पहला हो जाएगा विकल्प। दूसरा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। विकल्प है फिनोलॉजी, बी है पोमोलॉजी, सी है फाइकोलॉजी और डी है एग्रोस्टोलॉजी। तो देखिए, पोमोलॉजी जो होता है यह फलों का अध्ययन से संबंधित है। तो फलों का जो अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को तो पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला है तीसरे नंबर का प्रश्न कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, क्योंकि जल संधियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। विकल्प है बेरिंग जल संधि, बी है सुंडा जल संधि, सी है जिब्राल्टर जल संधि और डी है डोवर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने शिफ्टों में कोई किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। तो जो जिब्राल्टर की संधि है यही आपकी क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। तो यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। चौथे नंबर का प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मैं इससे पहले वीडियो यहाँ डाला हूँ अपने एग्जाम जीएस एग्जाम सोल्यूशन में, प्रमुख संस्थान तथा उनके मुख्यालय, वो जाके आप वीडियो देखेंगे। उसमें से भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विकल्प इसका ये होगा जिनेवा, बी है मनीला, सी न्यूयॉर्क और डी है पेरिस। तो यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूचियों को नामांकित करता है, ठीक है, वो उसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। पेरिस कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो फ्रांस, ये आपका पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि भारत 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीता। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत 2022 राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने पदक जीता। विकल्प 61, बी है 60, सी है 50 और डी है 72। तो भारत जो है 2022 तक राष्ट्रमंडल खेलों में लगभग 61 पदों को जीता है। ठीक है, और पदक तालिका में उसका चौथे स्थान पे स्थान था। ठीक है, चौथे स्थान पे था भारत, और 61 पदक के साथ कुल ये चौथे स्थान पे था। छठे नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछेगा ही। विकल्प है 5 जुलाई, बी है 5 जून, सी है 5 अगस्त और डी है 5 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है दोस्तों, यह आपके 5 जून को मनाया जाता है। और इतना एक क्लियर मान के चलिए कि यह क्वेश्चन आएगा ही। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर। सातवें नंबर का प्रश्न दोस्तों, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। विकल्प है 11, बी है 8, सी है 6 और 9 डी है 9। देखिए, खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइस हॉकी में जो है आपके 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। विकल्प इसका सी होगा राइट आंसर। ये आप क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे जो है वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे प्रमुख खेल खिलाड़ी से संबंधित खेल। ठीक है, उसमें आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी और प्रमुख खिलाड़ी मिल जाएंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, खिलाड़ियों की संख्या, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इससे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, आठवें नंबर का प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है 1886, बी है 1906, सी है 1920 और डी है 1916। तो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में हुई थी। यहाँ आपका विकल्प डी हो रहा है सही उत्तर। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। चलिए,
9वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, दांडी मार्च कब हुआ था? विकल्प ए 1930, बी ए 1928, सी ए 1919 और डी ए 1920। तो दांडी मार्च की अगर बात करेंगे दोस्तों, यह 1930 में हुआ था। दांडी मार्च क्या था दोस्तों? तो नमक से संबंधित कर था, कर को तोड़ने वाला एक क्या मार्च था, जिसमें गांधी जी पैदल अपने अनुयायियों के साथ चले थे, ठीक है, साबरमती अपने आश्रम से चले थे और समुद्र के किनारे जाके नमक को तोड़ा था, और वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया नमक कानून था उसको तोड़े थे। तो 1930 इसका हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेगा ही। विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, बी ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी ए लॉर्ड वेलेस्ली। तो भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है दोस्तों, वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका बी क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? देखिए, आर्टिकल यानी अनुच्छेद से तो एकदम क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। यह भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 40, बी है अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 243 और डी है अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 243 जो है दोस्तों, यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत जो है इसको संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 243 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 243 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? विकल्प ए है फ्रांस, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है इंग्लैंड। तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों, वह आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। देखिए, यह जरूर पूछ रहा है, भारतीय संविधान से संबंधित में ये प्रश्न बहुत सारे पूछ रहे हैं, आप याद रखिएगा। तो इंग्लैंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? विकल्प है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है 8। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे दोस्तों, इनकी संख्या थी 7। तो 7 या क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 14वें नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प ए है 30 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 20 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है दोस्तों, नॉर्मली वो 25 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, वही व्यक्ति क्या होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और लोकसभा राज्यसभा की बात करेंगे तो 30 वर्ष होता है। ठीक है, 35 वर्ष आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए होता है। ठीक है, 25 वर्ष एमएलए के लिए होता है, मुख्यमंत्री के लिए होता है और लोकसभा सदस्य के लिए होता है। ठीक है, 25 वर्ष। तो विकल्प यहाँ आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? विकल्प है घोड़ा, बी है गाय, सी है कुत्ता और डी है बैल। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने दोस्तों कुत्ता जो है इसको क्या किया कि अपना पालतू बनाया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प ए कुशीनगर, बी है वैशाली, सी है बोध गया और डी है सारनाथ। तो देखिए दोस्तों, सारनाथ में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम अपना उपदेश दिए थे जो आपके महात्मा बुद्ध जी थे। 17 नंबर का प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? विकल्प ए प्रस्तावना, बी ए अनुच्छेद, सी ए अनुसूची और डी ए समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। यहाँ प्रस्तावना आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प ए। 18 नंबर का प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प ए है चंबल, बी है नर्मदा, सी है माही और डी है ताप्ती। वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे क्वेश्चन ये कि सरदार सरोवर जो बांध है वह नर्मदा नदी के तट पे बनाया गया है, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो नर्मदा नदी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया है। 19 नंबर का प्रश्न है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए, नेशनल पार्कों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इनको वेरी इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में किए रहिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विकल्प है बिहार में, बी है राजस्थान, सी है केरल और डी है गुजरात। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है दोस्तों, वो आपके केरल राज्य में स्थित है। तो केरल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प सी। 20 नंबर का प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प है नर्मदा नदी, बी है कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी और डी है कावेरी नदी।
तो देखिए शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों, यह आपके कावेरी नदी पे क्या है, स्थित है। तो कावेरी नदी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया, यानी विकल्प डी। तो कावेरी नदी हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, कल के एनालिसिस क्वेश्चन के देखेंगे कल, और फिर स्टैटिक जीके के लिए आप तैयार रहिएगा। और ईपी टेट का भी बैच अब स्टार्ट किया जाने वाला है इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो आपका कमेंट सुझाव हमारे लिए बहुत ही अमूल्य होगा। कमेंट अपना देके हमें बताएं कि यूपी टेट का भी बैच चालू कर दिया जाए कि नहीं, ठीक है।